प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर पर आप कोरोना और वैक्सीन से संबंधित किसी भी तरीके के सवाल सीधे डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर्स का एक विशेष पैनल मौजूद रहेगा ताकि आपको हर सवाल का जवाब मिल सके। हम आपकी सेहत की फिक्र करते हैं ताकि कोरोना महामारी में आप जागरूक रहें और अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया है। हालांकि सरकार ने कुछ छूट भी दी है। क्या कुछ वो छूट है यह हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कहां कहां पर आपको छूट मिलेगी। 23 अगस्त तक छूट के साथ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि को बढ़ा दिया गया। हालांकि कई रियायतें इस दौरान दी गई है, कई छूट आपको इस दौरान मिलेंगी। कक्षा 6 से 12वीं तक के स्कूलों को खोले जाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 6 से 12वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं। बाजार का समय सुबह 9 बजे से बढ़ाकर 10 बजे तक रात को कर दिया गया है। तो 9 से रात के 10 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। होटल्स, मॉल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल भी खुल सकेंगे, जिम भी खुल सकेंगे। इसके साथ ही स्पा को भी खुलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन 50% क्षमता के साथ। इंडोर कार्यक्रमों की बात करें तो इंडोर कार्यक्रम में 100 लोगों के शामिल होने को लेकर छूट दी गई है। तो वहीं आउटडोर के लिए 200 लोग एक जगह पर एकत्रित हो सकते हैं किसी भी इवेंट या फिर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए। इसके अलावा कॉर्पोरेट ऑफिस फुल कैपेसिटी के साथ संचालित हो सकते हैं। लंबे समय से वर्क फ्रॉम होम यहाँ पर जारी है, लेकिन इन सबके बीच कोरोना नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। तो तीसरी लहर को लेकर हरियाणा सरकार ने क्या कुछ तैयारी की है, ग्राफिक्स के जरिए अब आपको हम ये दिखाते हैं कि तैयारी क्या कुछ है। तीसरी लहर से निपटने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है जो अपने तरीके से इस लहर से निपटने के लिए काम करेगी। उपकरण और दवाइयों को जो स्टॉक है उसकी भी निगरानी की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कालाबाजारी न हो। बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया गया है ताकि कमी एंड मोमेंट पर ना हो। इसके अलावा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती भी की जाएगी। तो तैयारी यहाँ पर पूरी हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है। कई जिलों में ऑक्सीजन के नए प्लांट्स भी लगाए गए हैं क्योंकि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की भारी किल्लत होते हुए हमने देखी है। पानीपत, हिसार में 500 बेड के अस्पताल बनाए गए हैं। तो दूसरी लहर के दौरान हरियाणा सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए थे, कौन कौन से वो कदम थे, ये भी आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि कौन कौन से वो कदम हैं। गांव में संक्रमण रोकने के लिए डोर टू डोर सर्वे करवाया गया ताकि संक्रमण रोकने में यहां पर कामयाबी हासिल की जा सके। फील्ड टीमों ने घर घर जाकर सर्वे भी किया, लोगों के बीच में पहुंचे, जनता के बीच में पहुंचकर इन टीमों ने सफलतापूर्वक काम भी किया। फील्ड टीमों ने स्वास्थ्य संबंधित डाटा इकट्ठा किया। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है लोगों को जागरूक करना। साथ ही कोरोना संदिग्धों की पहचान कर उनको इलाज भी सही वक्त पर मुहैया करवाने की पूरी कोशिश की गई। सर्वे के दौरान लोगों के ऑक्सीजन की भी जांच की जिससे कि सही वक्त पर सही मदद यहां पर लोगों तक पहुंचाई जा सके। ग्रामीणों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी दी गई। जागरूकता ने सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा यहाँ किया है, इसलिए लोगों का जागरूक होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। होम आइसोलेशन में जो मरीज थे उनको मुफ्त में मेडिकल किट वितरित की गई ताकि परेशानी किसी प्रकार की उनको न हो। साथ ही सरकार ने टेस्ट की संख्या बढ़ाई और यही वजह है कि रेट घट पाया कोरोना संक्रमण का। कोरोना से जुड़े दूसरे टेस्ट के रेट भी फिक्स कर दिए गए ताकि किसी भी तरीके से लोगों के साथ लूट न की जा सके। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे डॉक्टर वीरेंद्र यादव, सीएमओ है गुरुग्राम के, आप हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा डॉक्टर आर्शदीप, MBBS MS है, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज हरियाणा पे। डॉक्टर वीरेंद्र यादव, शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। साइंटिस्ट द्वारा इस बात को लेकर बड़ी टिप्पणी कर दी गई है कि अगस्त के अंत तक तीसरी लहर जो है वो खतरनाक मोड़ लेगी। क्या कुछ आप इसको लेकर कहेंगे? रंजना जी, ये तो प्रेडिक्ट एक्यूरेटली करना कि तीसरी लहर अगस्त एंड तक आएगी या कब आएगी थोड़ा सा तो मुश्किल है। लेकिन जैसा बताया है, क्योंकि एक रफ आइडिया जो है, मैं जो अपनी पिछली बार भी जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था आप ही के चैनल पे शायद बैठकर मैं बात कर रहा था, हमें 4 इंक्यूबेशन पीरियड एटलीस्ट कोविड के देखने पड़ेंगे। जो लास्ट जो उसको मैं कहूँ अगर सेकंड लहर आई थी उसके बाद, तो संभवतः वो अगस्त या सितंबर फर्स्ट वीक में बनते हैं। लेकिन इस बार मैं थोड़ा सा इसलिए ज्यादा आशावान हूँ या ये कहूँ क्योंकि हमने इतनी वैक्सीनेशन की है और अभी डेल्टा वेरिएंट जो है जिसकी वजह से
यूएस या यूके में डॉक्टर वीरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर अर्शदीप, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से हालात फिलहाल बने हुए हैं, एक दौर हमने देखा जहां पर लगातार सब कुछ हाथ से निकलता हुआ नजर आया, फिर आंकड़े घटते हुए भी नजर आए, और अब एक बार फिर से 40,000 का जो आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? डॉक्टर अर्शदीप, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार जी। सवाल ये है कि कई दौर से हम गुजरे हैं। एक दौर ये भी था जब परिस्थितियां हाथ से निकल चुकी थी, फिर लगातार संक्रमण की जो दर है वो घटती हुई नजर आई, और एक बार फिर से अब जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। 40,000 का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी समस्या के तौर पर आप इसे देख रहे हैं? जी जी, वाकई में समस्या तो है, लेकिन हम अभी निश्चित तौर पे इसको ये नहीं कह सकते कि ये समस्या वाकई में कोई गंभीर रूप रहेगी या ना ले पाए। और हमारी तैयारियां भी इसको लेके सरकार की तरफ से भी काफी से पहले से कर ली गई है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें योगदान दे रहा है। तो देखो, इसका अंदाजा लगाना तीसरी वेव का कितनी आएगी, कहाँ पर आएगी, ज्यादा क्या क्या रहेगा, लक्षण क्या क्या रहेंगे, कुछ भी अभी कहना मुश्किल है। ये सब धारणाएं हैं, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है कि आएगी तो सही, लेकिन रोकथाम भी उसके साथ साथ तैयारियां भी बहुत जरूरी है। जी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये समझना कि जो हालात है वो जो काबू में आए हैं वो काबू में ही रहे और यहाँ से सुधार की ओर आगे बढ़े। डॉक्टर वीरेंद्र, किस तरीके से एडवाइस यहाँ पर दर्शकों को आप देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, या फिर पिछले लंबे समय से जो उन्होंने रूटीन बनाया हुआ है वो काफी है? अभी आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल, कहिए। हाँ हाँ। जहाँ तक अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, और पहले जैसे मैं आपको बता रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना थर्ड वेव के लिए, लेकिन आई एम होपफुल, या जिसको कहूँ मैं थोड़ा सा आशावान इसलिए हूँ क्योंकि हमने काफी लोगों को वैक्सीनेट किया है, और डेल्टा वेरिएंट अभी अगर मैं कहूँ एटलीस्ट हरियाणा में या प्रदेश में या देश के इस हिस्से में अभी तक नहीं देखा गया है। तो आई एम वेरी होपफुल के थर्ड वेव अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली और अभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कोविड के 4 इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हमें सावधान हो जाना चाहिए। और आपका जो क्वेश्चन था या जो अभी प्रश्न था उस पर मैं आ रहा हूँ कि लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। हम शायद वापस से भूल रहे हैं, और आज हमने काफी गवर्नमेंट की तरफ से हमने काफी रिलैक्सेशन दी है, लेकिन मेरी अपील लोगों से ये रहेगी कि इस छूट का या इस रिलैक्सेशन का नाजायज फायदा ना उठाएं, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो बहुत जरूरी है अपनाना। शारीरिक दूरी, जिसको मैं फिजिकल डिस्टेंस कहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय, वो बहुत जरूरी है। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और पिछले कुछ दिनों से मास्क की जो है चलानिंग वो कम हुई है। और मैंने अभी अपने पुलिस उपायुक्त से और उनसे रिक्वेस्ट की है, कमिश्नर पुलिस से भी, कि बात करके कि हम आने वाले दिनों में, क्योंकि अब हम इतनी छूट दे रहे हैं, ऑफिसेज और सब खोल रहे हैं, तो मास्क की चलानिंग करनी हमें पड़ेगी। लोगों को भी हमारा इसमें सहयोग देना चाहिए, और ऑफ कोर्स सैनिटाइजेशन जरूरी है। और वो बात तो अभी भी है, आपने भी कहा कॉर्पोरेट ऑफिस भी देर सवेर से तो खुलेंगे, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन की जाए, और लोग अभी कुछ और टाइम के लिए अपना संयम रखें और कोविड बिहेवियर अपनाएं। क्योंकि रंजना जी, कोई भी पेंडेमिक होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ ये बात, कि 2 से 3 साल का एक टाइम पीरियड होता है, तो दूसरा साल ये ऑलमोस्ट चल रहा है, तो हमें थोड़ा सा और सब्र से काम लेना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा पेशेंस यहाँ पर रखने की जरूरत है। बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये मुश्किल दौर जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है इसे पार कर पाना। डॉक्टर अर्शदीप, बहुत ज्यादा जरूरी ये भी समझना है, क्योंकि लगातार इसको लेकर संभावना जताई जा रही थी कि ये जो तीसरी लहर है ये बच्चों पर अटैक करेगी, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि बच्चे जो कोविड संक्रमित हो रहे हैं वो 6 से 8 दिन में दूसरों के मुकाबले, क्योंकि हमने देखा है कि 1-1 महीना भी लोगों ने रिकवर होने में लिया है, तो औरों के मुकाबले जल्दी स्वस्थ हो जा रहे हैं। तो क्या इसे हम खतरे की घंटी ना समझें? खतरा तो देखो वाकई में है, लेकिन इसके अभी तक जो एविडेंसेस है कहीं पे भी क्लियर कर नहीं है कि जो बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर रही है या बच्चों में रिकवरी नहीं है। इनफैक्ट जो बच्चे एडमिट भी हुए हैं थोड़े बहुत इन्फेक्शन से, वो रिकवर भी कर गए, ऐसी बात नहीं है। तो बेसिकली तो हमें जो बच्चों का है और खुद का भी है इम्यूनिटी लेवल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रखनी है, जिसकी वजह से ताकि वायरस अगर हम पे अटैक ना करे, और अटैक करें तो हल्का फुल्का इन्फेक्शन होकर चला जाए। तो हाँ, ये सब हम डाइट के जरिए भी कर सकते हैं, या थोड़ी मेडिकेशन वगैरह थोड़ी रहती है, इम्यूनिटी लीव आते हैं, मार्केट में तरह तरह के अवेलेबल है।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल डाइट और वॉकिंग या कह रहे हैं नाइट एक्सरसाइजेज, इस चीज़ों से बचने का उपाय है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि खतरा छोटा ज़रूर हो लेकिन उसे बिल्कुल भी कम गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और जो तमाम प्रिकॉशंस लेते हुए आप आ रहे हैं उन्हें ज़रूर लेना चाहिए। डॉक्टर वीरेंद्र, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मौसम बदला है। अब मानसूनी जो बीमारियां हैं वो पैर पसारते हुए नजर आ रही हैं। लोग एक बार फिर से उनमें फीवर देखने को मिल रहा है। लोग चिंतित हो रहे हैं कि कहीं तीसरी लहर का कोरोना वायरस तो ये नहीं है। इसको लेकर थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए ताकि किसी प्रकार से भ्रम लोगों के बीच में जो फैल रहा है वो ना फैल सके। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मानसून का सीजन है। वैसे भी अगर आप देखें कि जब भी मौसम बदलता है और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और मौसम होता है तो कॉमन फ्लू हमेशा से पहले रहा है। और इधर फीवर के केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फीवर विद रैश पर्टिकुलरली बच्चों में यही सीजन रहता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर। साथ में डिफ्थीरिया का भी यही सीजन रहता है बच्चों में, खास करके अगर मैं बात करूं कॉमन फ्लू के अलावा। और मलेरिया का भी यही सीजन है, उसकी वजह से भी फीवर आना। डॉक्टर वीरेंद्र, एंटेरिक आपको फीवर रोकना जिसको चाहूंगी। मेवाड़ी से हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्येंद्र यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम जी नमस्कार। बहुत अच्छा आपने ये इंडिया पर रखा। जी, मैं पूछना चाहूंगा कि अभी जैसे चल रहा है कोरोना वैक्सीन को लेकर जो जवाब उसमें, तो बच्चों में खासकर अब वायरल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे मान ले अभी बता रहे डॉक्टर साहब अगस्त सितंबर में कई बार बुखार आ जाता है तो उनका क्या उसमें कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है, या उनको जैसे डॉक्टर से तो चलो चेकअप करवाएंगे या अन्य को टेस्ट करवाने जरूरी नहीं क्या? तो इसी से भी मैं बात कर रहा था कि भाई उनको दिखाना, जैसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वायरल का अभी मौसम है, कभी मलेरिया का भी डर रहता है, डेंगू का भी डर रहता है। तो किन चीजों पे क्या इसको कोरोना जो है वैक्सीन तो बच्चों की को लगवाना चाहिए या नहीं, या फिर उसके बाद में भाई इनका टेस्ट करवाना चाहिए कोरोना टेस्ट? डॉक्टर वीरेंद्र। सत्येंद्र जी, एक तो अभी जैसा आप जानते हैं कि 18 साल से ऊपर की अभी वैक्सीन अवेलेबल है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगले माह तक 6 से 18 के बीच की भी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी। तो 18 साल से ऊपर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। जहां तक बात आपने कही कॉमन फ्लू और फीवर के लिए, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें। एक जो कोविड का टाइम पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वो 2 से 14 दिन का होता है, जबकि कॉमन फ्लू यूजुअली दूसरे या तीसरे दिन ही हमें रिप्रेजेंट कर देता है। और अगर कोविड का जो टेस्ट अगर हम करते हैं तो यूजुअली 5th to 7th डे पे पॉजिटिव आता है। और तब तक मैं आपको अगर कहूं तो कॉमन फ्लू का एक डिक्लाइन शुरू हो चुका होता है। तो पर फिर भी क्योंकि कोविड हमेशा से रहा है और कोविड में हमें एहतियात बरतना है और पेंडेमिक है, जैसा मैंने बताया, इट विल लास्ट, यूजुअली 2 साल तक लास्ट करता है। तो आरटीपीसीआर एटलीस्ट हमें कराना चाहिए। और अब हमने हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से रैपिड एंटीजन टेस्ट जगह जगह हमने किसोक्स बनाए हुए हैं, या सभी सिविल हॉस्पिटल्स में रैपिड एंटीजन टेस्ट एटलीस्ट अवेलेबल है। और अगर आप रैपिड एंटीजन करवाते हैं और पॉजिटिव हैं तो आपका कोविड को या आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली आप जैसे कहूँ रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाइए रूल आउट करने के लिए कोविड। और उसके बाद रूल आउट होता है तो आप अन्य जांच के लिए, चाहे कॉमन फ्लू कहें या एंटेरिक टाइफाइड फीवर के लिए, या मलेरिया, या बच्चों में जो सामान्य वायरल फीवर है विद रैश, उसकी जांच करवाएं या उसका टेस्ट करवाने के बाद ही ट्रीटमेंट आप लें। लेकिन आज के दौर में, पेंडेमिक के दौर में, मैं आपको एटलीस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट की सलाह जरूर दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। इससे पहले डॉक्टर वीरेंद्र, आप मौसमी बीमारियों और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान जो भ्रम लगातार फैला रहा है उसको लेकर डिटेल में जानकारी दे रहे थे, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया जैसा अभी अगस्त से सितंबर अक्टूबर में ही बच्चों को मेनली वायरल फीवर विद रैश होता है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। यूजुअली मैंने जैसा बताया कि बच्चों में, आपने डॉक्टर साहब ने भी बताया और वैसे भी हम जानते हैं, बच्चे यूजुअली, आपको एक जान के हैरानी होगी, मैं एक स्टडी अभी पीछे सी आईसीएमआर ने या भारत सरकार ने जी की, उसमें बच्चों को में ऑलमोस्ट 71% के करीब एंटीबॉडी मिली है। यानी हमारे बच्चों को एक्सपोजर तो हुआ ही है। हाँ। और मैं अपने यंग बच्चों की बात कर रहा हूँ, 18 साल से नीचे की अगर मैं बात कहूँ तो उसमें इतने बच्चों को हुआ है। और लकीली बच्चों में कोविड जो है वाकई बिल्कुल जैसा आपने बताया, या जैसा कि अभी तक लोग जानते हैं, रिकवरी अच्छी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहादुरगढ़ से रहमान हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है साहब आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपकी, स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हाँ 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 जी हाँ जी।
रहमान जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो। थोड़ा सा लाउड आप बोलेंगे तो आपकी आवाज साफ मिलेगी सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो केमिस्ट दवाई आते हैं, वो तकलीफ हो जाती है, इमीडिएटली दवाई लेके आते हैं। जी हेलो। सर, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछिए, कंप्लीट कीजिए सवाल को पूरा। रहमान जी, आवाज मिल रही है? सर, आपकी बिल्कुल भी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। आपसे दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आएँ और फिर बात करें। एक बार फिर से आप हमारा नंबर डायल कर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर अर्शदीप, सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, मौसमी बीमारियों को लेकर जैसा हम जिक्र कर रहे हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भ्रम लोगों के बीच में फैल रहा है उसको तोड़ें और सटीक जानकारी लोगों तक पहुँचाएं। ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों को फीवर हो रहा है उसमें से ज़्यादातर तादाद ऐसे लोगों की है जिनको पहले कोरोना वायरस जकड़ चुका है या फिर जो कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। ऐसे में लोग इसे पोस्ट कोविड इफेक्ट के तौर पर भी देख रहे हैं। ये भी एक बड़ा भ्रम फैल रहा है लोगों के बीच में। हाँ जी रंजना जी, ये भ्रम होना जायज भी है, क्योंकि पहले कितना ज्यादा है सेकंड ईयर का, तो स्वाभाविक है थोड़ा सा भी फीवर होता है तो हर आदमी घबरा जाता है। तो फीवर तो अभी, और दूसरी बात ये है कि अभी फीवर का सीजन भी चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, तो फीवर के कॉमन चेस्ट इन्फेक्शन भी हो रहे हैं, मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है। तो ऐसे घबराना नहीं है। तो एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है, डाउट है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जरूर जाएं, अपना चेकअप कराएं, जो जरूरी टेस्ट है वो करवाएं। अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि हाँ आपको कुछ लक्षण ऐसे हैं या कोविड के दिख रहे हैं, तो ही आप उसका ट्रीटमेंट आगे कीजिए, वरना अभी घबराने की बात नहीं है। ये मौसम का सीजन चल रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से एनी पर्टिकुलर थिंग अबाउट कोरोना कि कोविड ही है ये फीवर, ये कहना बहुत मुश्किल है अभी फिलहाल। ठीक है डॉक्टर अर्शदीप। हरविंदर जी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे एक और दर्शक। बहुत स्वागत है हरविंदर जी, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, सवाल पूछिए सर। जी जनाब, मैडम जी ये पूछना चाहते थे कि अभी तक मैंने कोरोना की ये डोज एक भी नहीं लगवाई है। मेरी उम्र 50 साल की है और मुझे थोड़ी सी लंबे अरसे से मैं दवाई खा रहा हूँ सर्वाइकल की, और गर्दन में दर्द है। और एक और मैडम जी, आपके ये न्यूज के जरिए से हमने देखा था कि अब जो अक्टूबर में एक ही डोज आएगी, जो सिंगल डोज लगेगी, तो उसके बाद वो और डोज नहीं लगेगी। तो क्या ऐसा होएगा? डॉक्टर वीरेंद्र, मेरी आपसे पहली प्रार्थना तो ये है कि आप अक्टूबर का वेट ना करें, आप तुरंत वैक्सीन की डोज लगवाएं। और कि जो आपने बताया सर्वाइकल या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं, ये कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर जो सेकंड डोज की बारे में या फर्स्ट एक सिंगल डोज की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, उसमें अभी टाइम लगेगा। और वो वैक्सीन जो है अभी गवर्नमेंट सेटअप पे तो अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट सेटअप पे आपकी 2 ही वैक्सीन अवेलेबल है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। स्पुतनिक जो है इंडिया में अभी अलाउ करी गई है, उसकी भी अभी 2 डोजेज हैं। एक बार मैं आपको यहाँ बता दूं, कोविशील्ड की फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज 84 डेज के बाद लगती है। कोवैक्सीन की फर्स्ट डोज सेकंड डोज के बीच में डिफरेंस 28 डेज का है और स्पुतनिक में 21 डेज का है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से जो आपको मिल जाए आपको तुरंत लगवानी चाहिए, क्योंकि सिंगल डोज की वैक्सीन भी आपको कुछ प्रोटेक्शन जरूर देगी। और हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, थर्ड वेव संभावित है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन देगी। आप प्लीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। ठीक है हरविंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, एक और दर्शक। बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। नरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? जी सवाल पूछिए सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। जी मैं ये पूछना चाह रहे, मैंने जो अभी है ना कोविशील्ड लगवाई थी फर्स्ट डोज जी, तो ना ही तो कोई हरकत ना कोई दिक्कत, मतलब लगी भी है ना ही, ये नहीं समझ में आई। डॉक्टर अर्शदीप, अक्सर दर्शकों का ये सवाल आता है और मेरा भी व्यक्तिगत ये मानना है कि बहुत से मेरे भी फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि वैक्सीन लगी नहीं लगी पता भी नहीं चलता, जस्ट बिकॉज उनको साइड इफेक्ट नहीं हुआ, ना कोई पेन उनको होता है। ऐसे भी कई केसेस हैं। जी जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे काफी केसेस आते हैं जिनमें कोई वैक्सीन नहीं करते। जरूरी नहीं हर पर्सन को ये वैक्सीन करे,
थोड़ा बहुत तो रिएक्शन, एक बच्चे को भी हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उसको भी थोड़ा बहुत फीवर तो आता ही है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को हल्का फुल्का आता है या किसी को थोड़ा सा हाई ग्रेड भी आ सकता है। उसके लिए पैरासीटामोल ये भी सिंपल जरूरत है और कोई ज्यादा मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ये भी अपने आप में 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, कोई नहीं आता तो अच्छी बात है, कोई सिम्टम नहीं आ रहे। बिल्कुल डॉक्टर अर्शित, इस तरह की खबरें भी लगातार सामने आ रही है जहां पर कई दफा लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि हमें शायद वैक्सीन लगी भी है, नहीं लगी है। इस दौरान कई लोग होते हैं जो इंजेक्शन से बहुत डरते हैं और शायद जिस वक्त उनको वैक्सीन लग रही होती है उस वक्त वो देखते भी नहीं है कि उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये भ्रम मन ना आए तो कम से कम एक बार चेक कर लें कि वैक्सीन लगाई जा रही है। बस ये चेक कर लीजिए कि एक बार वैक्सीन लगी है और देख जरूर ले, ऐसे मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है। बट यू शुड हैव टू मेक श्योर कि हाँ आपकी वैक्सीन लग गई है और आपको सिम्टम नहीं आ रहे, तो ये अच्छी बात है। आप ये मान सकते हैं कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन को लेकर कम से कम किसी प्रकार का भ्रम ना हो और वैक्सीन आप जरूर लगाएं। लेकिन मुंशीराम शर्मा एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। मुंशीराम जी बहुत स्वागत है, सवाल पूछिए। पूछ रहा था कि दवाई लेते हैं केमिस्ट से, तुरंत क्या उसको तुरंत यूज कर रहे हैं? उस वक्त कोरोना ये कहीं उसे लगा हो हाथ, तो कब तक, कितने टाइम के बाद वो कोरोना मर जाएगा? क्या 1-2 दिन उसको वेट करें? डॉक्टर वीरेंद्र, मैं समझ नहीं पाया, बताएंगे रंजना जी या मुंशीराम जी? आप रिपीट करेंगे प्लीज। मुंशीराम जी जरा रिपीट कर दीजिए अपने सवाल को। मैं कह रहा हूँ कि मैंने डॉक्टर से अभी दवाई ली जी, और डॉक्टर साहब ने दवाई दी और उसके ऊपर कोरोना के किसी के हाथ लग गया, केमिस्ट के। जी। मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि और केमिस्ट से दवाई परचेज की, तो उस पत्ते में कब तक कोरोना जिंदा रहेगा? कितने टाइम तक वेट की जाए? डॉक्टर वीरेंद्र, इनका ये कहना है कि इनको जो दवाई दी गई है केमिस्ट के हाथ उस पर लगे हैं और उस पर क्या कोरोना वायरस आ जाता है और आता है तो कितने वक्त तक जिंदा रहता है? देखिए मुंशीराम जी, पहली बात तो ये है कि क्या आप जिस व्यक्ति को कोविड था उसको व्यक्ति को वर्क काम करना ही नहीं चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि क्वारंटाइन या आइसोलेशन में रहना चाहिए। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उसको कोविड था और वो काम कर रहा था। फिर भी अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो भ्रम दूर करने के लिए और भ्रांतियां दूर करने के लिए मैं आपको बताऊं, यूजुअली कहा जाता है कि अब स्टडीज भी कह रही हैं कि फोमाइट्स के तौर पे इतना स्प्रेड नहीं है। और जहां तक सवाल है कि कोविड वायरस अगर इवन किसी प्लेस पर अगर वो है तो यूजुअली 12 to 24 आवर्स में ये स्वयं ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि किसी को कोविड था और वो काम कर रहा है। और ये जो रंजना जी, इस बारे में बहुत सी भ्रांतियां रही। लोगों ने घर में कोई आया तो बाहर सामान रखा, कुरियर वाला आया 2-2 दिन, 3-4 दिन रखा, सब्जी को भी बाहर रखा, ये सब करना मुझे नहीं लगता कि ये सब करनी। इससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस भ्रांति को दूर किया जाए। और अगर आपने मास्क पहना हुआ है, आप सैनिटाइजेशन कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो मुझे इन बातों का या इस तरह का व्यवहार की हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रोहतक से अब प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये पूछ रही थी, 3-4 साल पहले मेरे को ट्यूमर था नाक में, बट वो तो निकल चुका है, लेकिन क्या हम ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं मैम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डॉक्टर अर्शदीप। जी, अगर तो ट्यूमर का रिपोर्ट क्या है डिपेंड करता है। बाकी ऐसे सिंपल ट्यूमर है या पॉलिप है या कुछ और भी दिक्कत हो, सिंपल है तो कोई दिक्कत आती नहीं है। मेरे वो मेरे लास्ट है कि कोई यहाँ पे मिलिग्नेंसी है तो उसके थोड़ा इम्यूनिटी फैक्टर है, थोड़ा हेल्प हो सकता है, लेकिन कंट्राइंडिकेशन इसमें भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवा सकते हैं। तो प्रवीण जी, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और सभी लोग जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया वो जरूर वैक्सीनेशन करवाएं अपना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर वीरेंद्र, ये भी बहुत ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है इन तमाम अफवाहों के बीच की किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो डूज एंड डोंट्स की लिस्ट थी वो दूसरी लहर को लेकर थी, लेकिन तीसरी लहर को लेकर क्या उसी तरीके से जीवन की जो चर्या चल रही है उसे आगे बढ़ाया जाए या फिर कोई चेंजेस करना अनिवार्य होगा? नहीं, अभी आपने देखा, आपने अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही कहा,
हमने जो रिलैक्सेशन थी या जो महामारी अलर्ट का जो हम कर्फ्यू या हम और चीजें हमने जो जारी की थी, उसमें धीरे धीरे हम रिलैक्स कर रहे हैं। और काफी दिनों से आप अगर देख रहे होंगे तो शायद हमारे केसेस लेस देन 51 20 से भी कम केसेस पिछले दिनों में आ रहे, और एक्टिव केसेस हमारे तो अब हंड्रेड्स में ही रह गए हैं। इवन गुड़गांव जहां किसी टाइम पे 5-5 हजार भी केस आए थे, वहां भी केसेस सिंगल डिजिट में है, 4 या 5 केसेस रहते हैं। लेकिन रिलैक्सेशन की मैं ये कहूंगा कि जो उसका फायदा ना उठाएं, वो बात मैंने कही है। और तैयारी तो हमें रंजना जी करनी ही पड़ेगी। ऑक्सीजन प्लांट जो पिछली बार हुआ था, जो दिक्कत आई थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने सिविल हॉस्पिटल में कहूँ या सब डिविजनल हॉस्पिटल में कहूँ, और हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी सभी जगह हमने ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमने 43 हमारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो 50 बेड से ज्यादा के थे, उनमें न केवल लिक्विड ऑक्सीजन तो थी बल्कि हमने 17 में ऑलरेडी अपने ऑक्सीजन पीएसए प्लांट जिसको कहते हैं, यानी अपने लेवल पे ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो प्लांट कर सकता है, उनको भी लगाए हैं। और जैसा एक्सपेक्टेड भी है और कहा भी है, डॉक्टर गुलेरिया ने भी कहा है, हमारे पैनल ने भी कहा, नीति आयोग में डॉक्टर पॉल ने भी कहा है कि बच्चों में पॉसिबिलिटी है, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो हम अपने पीकू और नीकू यानी जो बच्चों के पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर या नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट्स, उनके बेड्स भी बढ़ा रहे हैं। और पीडियाट्रिक्स जो अडल्ट वेंटिलेटर हैं, उनमें उन वेंटिलेटर्स को अलग करके रख रहे हैं जिनमें पीडियाट्रिक मोड है, या बाईपैप या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स जो पीडियाट्रिक्स में यूज किए जा सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स जो 10 लीटर के हैं, जो बच्चों में इजीली यूज किए जा सकते हैं, तो वो हम कैरी कर रहे हैं। गॉड फॉरबिड, लेट्स होप के थर्ड वेव ना आए और बच्चों पे इतना इफेक्ट ना हो और हम जल्दी बच्चों को वैक्सीनेशन दे पाए। एक और दर्शक रामलाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। मैडम जो है ना टीके अपने पंजाब से लगते हैं जी, जो है ना डॉक्टर टीके लगा दे है, 200 टीका है या 150 है या 50 है, ऐसे कहते हैं डॉक्टर अर्शदीप? क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल दोहरा दीजिए सर अपना। तो है 150 है, ऐसे कहते पैसे है सरकार। सर सवाल क्या है आपका, सवाल क्या है, सवाल पूछिए। सवाल है जो है ना 18 साल के ऊपर टीके लगते हैं या कम से लगते हैं? कौन लगा रहा है हमारा ये बेटा टीके? 17 साल का है। सर आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही, आपसे दरख्वास्त है कि एक बार फिर से आप नंबर डायल कर हमसे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। रंजना जी, मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ जी। ये संभवतः इनका बच्चा जो है वो 17 साल की उम्र का ही बोल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके बच्चे की एज 31 दिसंबर 2021 तक 18 साल हो जाती है तो उसको टीकाकरण इस साल में किया जा सकता है। ठीक है रामलाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर अर्शदीप जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए? पहले तो लोग जा नहीं रहे थे, अब लोग जागरूक हुए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स भी पहुंच रहे हैं, लेकिन खाली हाथ उन्हें लौटना पड़ रहा है। कई सेंटर्स को तो वैक्सीन की कमी की वजह से बंद भी कर दिया गया है। नहीं लगता आपको वैक्सीन की कमी एक बड़ा योगदान तीसरी लहर की तरफ? देखिए मैंने ये तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी तो सरकार का अपना विषय है, तो सरकार भी भरसक प्रयास कर रही है अपनी तरफ से वैक्सीनेशन जितना जल्दी हो सके पूरे देश को सर्वत्र करवाने की कोशिश हुई है। हालांकि हमारे काफी नियर 1/3 पॉपुलेशन तकरीबन 1/3 1/4 वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो ये अच्छी बात है। और दूसरा है इम्यूनिटी फैक्टर, सरकार तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, तो करेगी, तो हमें भी अपना प्रिकॉशन पूरा कोविड बिहेवियर ध्यान में रखना, राइट पे ध्यान रखना है, ये चीजें रखनी रहेगी तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये अच्छी बात है कि लोगों का वैक्सीनेशन की तरफ रुझान बढ़ा है, और ये हमारे समाज के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे पहले एक डर का माहौल बना था, तो वो अच्छा है, धीरे धीरे लोगों का माइंड चेंज हो रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की जो कमी ज़रूर हो रही है, लेकिन जब भी वैक्सीन आपके नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर में उपलब्ध हो, वैक्सीनेशन हम अपना ज़रूर कराएं। डॉक्टर वीरेंद्र, डाइट को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं, हालांकि लोग अब तक ये अच्छे से जान चुके होंगे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, लेकिन इन सब के बीच बहुत सी चीज़ें अब तक मार्केट्स में भी अवेलेबल होने लगी हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितना ज़्यादा पौष्टिक हम खाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना हम घर का खाना खाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। तो तमाम दर्शकों को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? क्या बाहर जो मिल रहा है न्यूट्रिशियस फूड, खासतौर पर इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम पर, क्या उन्हें भी अवेल कर सकते हैं? कोई खतरा तो नहीं उसमें? नहीं, मैं आपको सिंपल सी सलाह ये दूंगा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स और वो जरूरी नहीं है लेना।
कुछ अगर आयुर्वेदिक हमारे डिपार्टमेंट के जो आयुष विभाग की तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, आप वो सरकारी विभाग से ले सकते हैं। अन्यथा जैसा आपने बिल्कुल कहा, और पहले भी हमेशा, चाहे वो कॉमन फ्लू रहा हो या स्वाइन फ्लू रहा हो, आप अगर ध्यान दें तो हमने हमेशा से कहा है कि हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी पीना, जिसकी वजह से आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहे। न्यूट्रिशियस फूड ऑफ कोर्स जो भी अवेलेबल है आपको उसका सेवन तो करना ही चाहिए। और विटामिन सी, यानी सिंपल नींबू का सेवन, अगर जिसमें एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। विटामिन सी, कॉमन फ्लू, इन्फ्लुएंजा हो, स्वाइन फ्लू हो, इवन आपने देखा होगा कि एक ऐसा वक्त आया था कि कोविड में विटामिन सी के लिए विटामिन सी की टेबलेट्स भी मिलना मुश्किल हो गई थी। तो आप जो कॉमन सोर्सेज है विटामिन सी के, आप उसको इस्तेमाल करें। और आप हमेशा से अच्छा एडिक्वेट स्लीप लें। और ये बात तो हमेशा से रही है कि मैं सलाह आज भी दूंगा लोगों को, अभी पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ, अनावश्यक रूप से बाहर ट्रेवल अभी ना करें। घूमना फिरना अभी कुछ और टाइम के लिए अवॉइड करें। अच्छा खाएं और अच्छी नींद लें, ये बेहद जरूरी है। नताशा हमारे साथ जुड़ गई है, हमारे एक और दर्शक। बहुत स्वागत है मैम आपका, सवाल पूछे। चलिए, संपर्क उनसे टूट गया। आप दोबारा से डायल कर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबके बीच दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, एक सवाल ये भी मेरा रह गया था जब मौसमी बीमारियों का जिक्र हम कर रहे थे और उस पर आप जवाब दे रहे थे कि कोरोना वायरस से जब जकड़ता है इंसान और बुखार आता है तो होम आइसोलेशन में रहने की अक्सर सलाह दी जाती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो तो घर पर रहकर ही ठीक हो। लेकिन मौसमी बीमारी, और चूंकि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है और अब अगर फीवर आ रहा है, तो क्या अभी भी हमें थोड़े दिन इंतजार घरों पर ही करना चाहिए और या फिर तुरंत हमें कोविड टेस्ट करवा लेना चाहिए? नहीं, मैंने बताया था आपको, यूजुअली कोविड टेस्ट जो है पॉजिटिव अगर आपका आएगा तो 5th to 7th डे के बाद ही आएगा। जब आपको सिम्टम्स होंगे तो आपको भी वेट करना चाहिए। और मैंने बताया कि ना, कॉमन फ्लू जो है यूजुअली उसका इंक्यूबेशन पीरियड या उसकी मैनिफेस्टेशन तो दूसरे या तीसरे दिन हो जाती है और 5 to 7 डेज पे तो रिकवरी की तरफ ही जाने लगता है, अगर कॉमन फ्लू की मैं बात करूं तो। और स्वाइन फ्लू में भी इमीडिएटली सिम्टम्स आने लगते हैं। तो स्वाइन फ्लू भी एक नोटिफाइबल डिजीज है। लेकिन अगर आपको 5th या 6th डे पर है, या आपको लगता है कि ऐसा कोई आपने ट्रेवल किया है, ऐसे एरिया में ट्रेवल किया है जहां कोविड रिलेटेड एरिया में कहूं, या आपने बाई एयर ट्रेवल किया है या इंटरस्टेट ट्रेवल किया है, इंटरनेशनल ट्रेवल किया है, और फिर आपको फ्लू के सिम्टम्स हैं, तो आपको एटलीस्ट कोविड टेस्ट कराना चाहिए। और रैपिड एंटीजन एटलीस्ट जरूर कराएं। जैसा मैंने पहले बताया, हमने अपने सिविल हॉस्पिटल पे सेक्टर 31 पॉली क्लिनिक में और अन्य जगह पर भी हमने रैपिड एंटीजन के किसॉक्स बनाए हुए हैं। आप वहां पर हाथों हाथ रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा के 15 से 20 मिनट में अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाए, लेकिन हम बीमार ना ही पड़े, उससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फिजिकली हमारी बॉडी जो है वो बहुत एक्टिव रहे। डॉक्टर अर्शदीप, आपसे जानना चाहूँगी, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज आप हमारे दर्शकों को बता सके जो वो चलते फिरते, उठते बैठते आसानी से कर सके, जिससे कि उन्हें भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो? जी, इसमें तो जो मॉर्निंग वॉक है, अगर वो कहें, जो ब्रिस्क वॉकिंग है, वो काफ़ी फायदेमंद रहती है पेशेंट के लिए। और दूसरा है कुछ आज योगा का भी काफ़ी असर देखने को मिला है। कुछ योगासन वगैरह भी कपालभाति में इस तरह से कर सकते हैं योगा की। लाइट एक्सरसाइज भी बहुत बच्चों के लिए साइकिलिंग वगैरह एक बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है। और बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज की बजाय छोड़ के उनको थोड़ा सा बच्चों एक्टिविटीज खुले पार्क में जाके थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करवाने के लिए बोलना। रोहतक से हमारे एक दर्शक नताशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी, 2014 में ओपन बाईपास सर्जरी हुई थी, क्या मैं वैक्सीन लगा सकती हूँ? डॉक्टर वीरेंद्र, बिल्कुल आप वैक्सीन ले सकते हैं। अगर या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप कोई ब्लड थिनर पे पर्टिकुलरली एसिट्रोम या ऐसा कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे हैं जो एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है? अदरवाइज इकोस्प्रिन इज नॉट ए कॉन्ट्राइंडिकेशन, आप वैक्सीन ले सकते हैं। लेकिन आप एसिट्रोम जैसा कोई ब्लड थिनर या हेपेरिन या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो ब्लड थिनर है, तो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, उसमें भी एक ब्लड टेस्ट करवा के आप अपने डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नताशा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर वीरेंद्र, एक सवाल लगातार ये भी उठ रहा है कि जो खासतौर पर बुजुर्ग हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, अब तक उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। कई ऐसे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं जो ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वैक्सीन अभी तक नहीं ली। उनको क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है एज या ब्लड प्रेशर रेज होना।
मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल ना डरें और वैक्सीन जरूर लें। डॉक्टर अर्शदीप, कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो कैंसर से ग्रसित है। देखिए, कैंसर की एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि ऑलरेडी आपकी बॉडी का जो इम्यून है उसे पूरी तरीके से खत्म वो कर देती है। ऐसे में कोरोना संक्रमित भी वो लोग हुए हैं और वो लोगों की कोरोना संक्रमण होने की वजह से इम्यूनिटी और लो हो गई है। ऐसे में डर रहे हैं वैक्सीन लेने से। डरने की तो बात नहीं है। एक्चुअली कुछ अगर आप कंसर्न डॉक्टर से किस तरह की मेलिग्नेंसी है या उनका आपके ब्लड की कोआगुलेशन प्रोफाइल पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो अगर आप अपने जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनके साथ जाके कुछ टेस्ट करवाएं तो वो एडवाइस कर सकते हैं। जिसका पेशेंट काफ़ी इम्यूनोसप्रेशन पे भी रहता है तो वो भी इसके लिए एक फैक्टर है। तो बेटर रहेगा आप कुछ टेस्ट वगैरह करवा के अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएँ, उनकी एडवाइस के साथ ही आप वैक्सीन करना है या नहीं करना ये सोचिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि आप किसी भी बीमारी से संक्रमित हो, लेकिन वैक्सीन का कोई भी अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा रेयर कोई केस है, कोई भी बीमारी का संक्रमण आपको नहीं होगा। राजेश, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, आवाज मिल रही है आपकी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार जी। ये डॉक्टर साहब मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमने मई के अंदर जो ये इस कोरोना से एक्टिव हुए थे, तो अब मान लो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो मतलब कितना टाइम बाद लगेगा, 3 महीने बाद, या मतलब थोड़े डॉक्टर साहब से कंफर्म करिए। डॉक्टर वीरेंद्र। बिल्कुल 90 दिन के बाद अगर आपको कोविड हुआ है या कोरोना हुआ है, उसके 90 दिन के बाद अपनी वैक्सीन की आप पहली डोज लगवा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन एक सवाल डॉक्टर वीरेंद्र ये भी आता है कि हमने दोनों डोज ले ली हैं और उसके बाद भी क्या वैक्सीन लेने की आवश्यकता पड़ेगी? अभी इस पर एक चर्चा चल रही है। बहुत जल्दी बूस्टर डोज के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। ICMR और WHO दोनों इस बारे में काम कर रहे हैं और संभवतः एक बार जैसे पहले शुरुआत हुई थी, बूस्टर डोज एक बार फिर हेल्थ केयर वर्कर्स पे, फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही पहले मिलेगी, क्योंकि पहले संभवतः उन्हीं को डोज लगी थी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट बूस्टर डोज की कोई गाइडलाइंस नहीं आई। ठीक है, ओम प्रकाश जी करनाल से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जो वैक्सीन लग रही है ना, ये सर आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आप दोहराएंगे अपने सवाल को? ओम प्रकाश जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, आप दोबारा से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, नेटवर्क का इशू है शायद और इसीलिए आवाज़ आपकी साफ नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर अर्शदीप जी, जैसा कि जिक्र डॉक्टर वीरेंद्र भी कर रहे हैं वैक्सीन को लेकर कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर वैक्सीन लगाना है, लेकिन लोगों की क्वेरीज जो सामने आ रही हैं कि क्या बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी, हालांकि वो अभी भी जाँच उसकी जारी है जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा, लेकिन लोगों ने एक डोज लगवा ली है कोविशील्ड की, फर्ज कीजिए, तो लोगों का सवाल ये भी रहता है कि क्या कोवैक्सीन इसके बाद हम लगा सकते हैं, जो मिक्स्ड डोज को लेकर लगातार अफवाहें थी? जी कोविशील्ड, अगर आपने पहले कोविशील्ड लगाई है या आपको नहीं अवेलेबल है तो आप वो वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। मतलब किसी भी वैक्सीन की पहली डोज लगी हो तो दूसरी डोज जरूरी नहीं है कि उसी वैक्सीन की लगाई जाए? अगर आपको नहीं मिलती है, कोशिश तो पहले यही रहती है कि अगर आपको सेम भी कोविशील्ड भी है तो आप कोविशील्ड भी लगवाइए। अगर आपको अवेलेबिलिटी नहीं है, जब बहुत महीनों के बाद आने की कोई उम्मीद है, तो आप इस बीच में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, हमारे एक और दर्शक अम्बाला से विजय कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर, सवाल पूछिए। सर मेरी माता ने दूसरी डोज लगवाई है इंजेक्शन की, तो उनकी बाजू में दर्द हो रहा है तो दवाई अगे नहीं कर रही। डॉक्टर वीरेंद्र। सर मेरी मम्मी ने दूसरी डोज लगवाई थी जी, उसको दर्द हो रहा है बाजू में, दवाई आगे नहीं चली, पहली जो शीट लगी। ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र। देखिए, संभव है, ऐसा पॉसिबल है कि लोकल साइट पे पेन होना पॉसिबल है। अगर आपने आज या कल में ही वैक्सीन लगवाई है तो आप लोकल साइट पे सिर्फ बर्फ लगा सकते हैं, उसको सिकाई ना करें, बर्फ लगाएं। और अगर वहां पर कोई रेडनेस या फीवर है तो फिर एक बार अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जहां पर वैक्सीन लगी थी वहां जाएं, क्योंकि आपको वहां पर संभवतः पेन किलर और एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अगर रेडनेस या इन्फेक्शन हुआ है तो शायद देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हर पहली डोज में अगर रेडनेस या पेन नहीं हुआ था वो सेकंड डोज पे ना हो।
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जब भी कोई भी इंजेक्शन, न सिर्फ कोविड का कोई भी इंजेक्शन लगता है तो दर्द थोड़ा सा ज़रूर होता है। वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। चलिए, मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा कि बहुत अच्छी खासा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर दे रहे हैं। मेरा डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से प्रश्न है कि बच्चों में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके स्कूल खुल रहे हैं अभी, और ये बताया गया कि 71% चिल्ड्रन में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, तो क्या ये सुरक्षित है बच्चों को स्कूल भेजना? और क्या हरियाणा सरकार को जैसे स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को, तो इनसे इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो कितने सुरक्षित हैं बच्चे इसके? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जो मैंने आपको बताया वो डेटा 61 to 71% एंटीबॉडीज ओवरऑल इंडिया में पाई गई, ना केवल हरियाणा में। अपना जो सर्वे हुआ था वो कुरुक्षेत्र में किया गया था, जो भारत सरकार की तरफ से सर्वे हुआ था। स्कूल में खोलना, मैंने बताया कि अभी 6 ऑनवर्ड स्कूल खोलने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स वही बातें, कोविड बिहेवियर तो बहुत जरूरी है। मैं कुछ बात आपको बताना ये चाहूंगा कि हम इस पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने सभी टीचर्स को, मैं गुड़गांव की भी बात करूं और कल हमारे जो एसीएस महोदय हैं उन्होंने भी हरियाणा के लिए भी आदेश जारी किए हैं, जितने भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ हैं स्कूल को, उनको वैक्सीनेट करना हमने प्रयास कर रहे हैं कि सभी को वैक्सीनेट किया जाए और दोनों डोज लगाई जाए। एटलीस्ट एक डोज 100% को लगाई जाए, ना केवल स्कूल में बल्कि हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी हम वैक्सीनेशन की कोशिश करेंगे। और जो बच्चे हमारे 12th ऑनवर्ड्स या 12वीं में, मैंने बताया ना, अगर 31 दिसंबर 2021 तक आपके बच्चे की उम्र 18 साल होती है तो उसको भी वैक्सीन मिलेगी, और स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीन मिलेगी। और इनके नजदीक जहां जितना पॉसिबल है वहां हम कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। और 6 ऑनवर्ड्स, एक जो मैंने बताया क्यों स्कूल खोलने की बात हुई है, जो मास्क है वो इन्हीं बच्चों को पहनाया जा सकता है। 6 साल से ज्यादा के बच्चों को ही मास्क जो है 6 से 12 साल के बीच में इन बच्चों को मास्क जो है सुपरविजन में पहनाया जा सकता है। इसीलिए हमने ये क्राइटेरिया अपनाया कि 6ठी क्लास से ऑनवर्ड्स स्कूल खोले जाएं, ताकि ये बच्चे मास्क पहनकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बच्चों को वैक्सीन भी मिलेगी। ठीक है, हमारे एक और दर्शक करनाल से विजय जी हमारे साथ जुड़ गए। विजय, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी, मैं डॉक्टर अर्शदीप जी से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बता रहे हैं कि 3rd वेव में बच्चों को ज्यादा खतरा है, तो उस लिहाज से हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए बच्चों के रिगार्डिंग? जैसे अभी स्कूल खोलने की बात भी अभी करी जा रही है, तो इस रिगार्डिंग बच्चों को जैसे खास तौर पे बताया जा रहा है कि भाई ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तो क्या क्या सावधानी रखें, ये जानना चाह रहे हैं। बच्चों के लिए तो ये है, जो पहले तो 2 बेसिक चीजें हैं, जो मास्क को पहना के रखें और हैंड सैनिटाइजेशन बच्चों का प्रॉपर रखें। और बच्चों को और ज्यादा भीड़ वाली जगह पे अभी ना जाने भी होता है। और साथ में उनका घर में उनकी डाइट का भी पूरा ध्यान रखें। साथ में थोड़ा डिप्रेशन भी हो जाता है बच्चों को, जिन्हों घर में रह के काफी बच्चे परेशान होते हैं, तो उसके लिए भी उनका मेंटल बूस्टर आपको करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर अर्शदीप, सवाल लगातार ये भी बना रहता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा काढ़ा भी नहीं पीते हैं और फिजिकल एक्सरसाइजेस तो करते भी नहीं हैं। ऐसे में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो कोई इजी टिप्स पेरेंट्स के लिए आपके पास? जी जी, बच्चों के लिए भी, तो बच्चों के लिए अगर उनको डाइट का थोड़ा मोटिवेशन उनको रखना पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा सा उनको मोटिवेशन ला सकते हैं उसमें एक्सरसाइज में, तो घर पे वो ला के खिलाएं। और साथ में जो अगर उनको एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दें, तो थोड़ा सा अपने वो फिजिकल एक्टिविटीज को भी थोड़ा सा उनको इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। उनको गेम्स की तरफ अट्रैक्ट करने की जरूरत है, थोड़ा उनको एक्सरसाइज की तरफ से। हाँ, ये तो हो ही है, बच्चे काफी देख रहे हैं घर पे बैठे मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस लगा के करते हैं, लेजीनेस काफी आ रही है बच्चों की। तो उनका मेंटली बूस्टअप करना, उनको मॉर्निंग में एटलीस्ट जॉगिंग कराएं या साथ साथ में चलते रहें। आप भी वॉकिंग करें, उनको साइकिलिंग कराएं या एटलीस्ट एक बॉल या कुछ फुटबॉल टाइप ले लें, आप उनके साथ एंगेज हों एक्टिविटीज में। ठीक है, हमारे एक और दर्शक नवीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, नवीन कुमार बोल रहा हूँ घोषगढ़ से, कटौती के पास। मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बात करना चाहता हूँ। जी, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सर मैं एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये वैक्सीनेट है, अब हमें जैसे टीचर्स हैं तो बहुत लाइनों में खड़े होके काफी प्रॉब्लम फेस करके हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ये क्या जो आप अभी बता रहे थे कि जल्दी से जल्दी हो सकता है कि टीचिंग स्टाफ या नॉन टीचिंग स्टाफ को जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे स्कूलों के अंदर, ताकि हमें लाइनों में और ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। हम अपने सभी मेडिकल ऑफिसर्स को बोल रहे हैं कि अपने एरिया के स्कूल और यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के वहाँ से लिस्ट लें और इंस्टीट्यूट वाइज या उनके आसपास जितना नजदीक हो सके वहाँ कैंप लगाने के लिए हम आने वाले 25 तारीख के बाद ये प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल करने के लिए। तो जिस तरीके से सवाल भी लगातार ये सामने आ रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र, क्योंकि अभी तक स्कूल खोलने को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, ऐसे में टीचर्स वहां पर पहुंचेंगे, बच्चे जिनको वैक्सीन नहीं लग रही है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल का नियम करना पालन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला। लेकिन इससे पहले की तस्वीर भी हमने देखी है जहाँ पर स्कूल खोले भी गए थे, न सिर्फ शिक्षक बल्कि बच्चे भी इसके चपेट में आए थे। बिल्कुल पॉसिबल है रंजना जी, क्योंकि इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है अगर हम बाहर जाएंगे। और ये जो बच्चे हैं ये अनएक्सपोज्ड भी रहे हैं, माना कि इनमें एंटीबॉडीज मिली है, लेकिन बच्चे ही हमारे वो हैं तो सबसे ज्यादा अनएक्सपोज्ड रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात, ये वो लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं मिली है, तो इनमें रिस्क डेफिनेटली ज्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है जो हमने जिक्र किया और बार बार बात हो रही है, बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, बच्चों में रिकवरी अच्छी होती है। और इंटरेस्टिंग और जो जरूरी बात और साइंटिफिक बात भी है, बच्चों में इम्यूनिटी भी अडल्ट्स के मुकाबले या वयस्क के मुकाबले ज्यादा होती है। और ये अच्छी बात है। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित रखना अभिभावकों की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है। लेकिन डॉक्टर अर्शदेव, महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वो इसलिए भी न सिर्फ उन्हें अपनी जिंदगी का ख्याल रखना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, बल्कि परिवार वालों का भी ख्याल रखना है। उनको कोई विशेष टिप आपसे यहाँ पर देना चाहेंगे? और खासकर जो है बच्चों को लेकर जो है काफी मैं तो नहीं कहूँगा उन लोग कि थोड़ा सब्र से ही काम लेना पड़ेगा, जो टाइम ऐसा ही थोड़ा पेशेंस से काम लेते हैं। और घर का जो एनवायरमेंट है, माहौल में थोड़ा सा काफी हेल्दी रखना पड़ेगा आपको, ताकि बच्चों को इसमें बोरियत ना हो या बच्चे परेशान ना हो ज्यादा। उनके खान पीन का चैलेंजिंग जॉब जरूर है, कम्युनिकेशन के अलावा, लेकिन ये है कि खुद का भी ध्यान रखना है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप सबका स्ट्रेस लेते लेते आप खुद ही स्ट्रेस करें। तो ये लाइव एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो महिलाएं घर की वो अपने खान पान पर ध्यान दें, अपने डाइट को और भी ज़्यादा अच्छा करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगी तो पूरे परिवार को सुरक्षित रख सकती हैं। डॉक्टर वीरेंद्र, क्या टिप्स यहाँ से आप देना चाहेंगे खासतौर पर थर्ड वेव को लेकर, इन टर्म्स ऑफ डाइट, फिजिकल एक्सरसाइजेस और खासतौर पर जो मास्क और सैनिटाइजर का हम इस्तेमाल करते हैं उसको लेकर? मैंने जैसे पहले बताया, सबसे पहले यदि आवश्यक ना हो तो अभी भी ट्रेवल खास कर घूमना फिरने के पर्पज से अभी भी ना करें। पैंडेमिक इज गोइंग टू लास्ट फॉर फ्यू अनदर मंथ्स, डेफिनेटली अभी लास्ट करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, पौष्टिक आहार लें, न्यूट्रिशियस डाइट जिसको हम कहते हैं। विटामिन सी का सेवन करें, वो कॉमन फ्लू और कोविड में सब में हेल्प करता है। भरपूर नींद लें जो जरूरी है, कम से कम 6 से 8 घंटे सोने की कोशिश करें। पानी अच्छी मात्रा में पिएं, हाइड्रेट रहें। और यदि वैक्सीन नहीं लगी है तो एटलीस्ट वैक्सीन जरूर लगवाएं, फर्स्ट डोज जरूर लगवाएं। और अगर फर्स्ट डोज लग चुकी है तो सेकंड डोज में अगर आपकी ड्यू है तो तुरंत लगवाएं। ठीक है। सोनाक्षी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है मैम आपका, सवाल पूछिए। हेलो जी मैम, आवाज मिल रही है आपकी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ सर, ऐसा है, मेरी बेटी की उम्र है 30 साल, ठीक है, और मई के 3 तारीख को उसको कोरोना हुआ था, ठीक है। और उस समय में जो था उसको मंथली सर्कल उसका चल रहा था, पीरियड्स उसके आ रहे थे और उसी समय बंद हुए थे। उसके बाद जून का महीना चला गया, जुलाई चली गई और अगस्त भी चला गया है, 3 महीने हो गए हैं। उसके बाद जो है वो उसको इस तरीके की, हाँ, अगस्त चला गया और उसको दोबारा से पीरियड्स की दिक्कत हो गई है और उसको पीरियड नहीं आए हैं, तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर अर्शदेव।
जैसे लगातार फिंगर जीने आए हैं तो बेटर है आप वैक्सीन ना खाने पर गाइडलाइन अपने जो दिखाएं कुछ चेकअप या अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने की जरूरत पड़ जाती है या कुछ हार्मोन लेवल की अप से डाउन होती है तो वो एक बार आप चेक जरूर करवा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब विस्तार से और आसान शब्दों में देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इन तमाम सवालों को पूछे भी और जहन में जो कुछ भी कन्फ्यूजन हो उनको दूर करें। और यही वजह कि इस खास प्रोग्राम को हर रोज़ हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।